अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं। अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मम्मी बताओ अब मैं क्या करूँ। हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और ख़राब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी। तब क्या करोगी तुम तीनों। हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है। प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो ज़िंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा, बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गांव में जाकर रहने की क्या ज़रूरत है इन तीनों को। वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी? हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई बीवी जहाँ, हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की ज़िंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता, और मैं यहाँ रहूँगी ना तुम तीनों के साथ। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी, बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी, और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे।
इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्ज़ा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं है और पिज्ज़ा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज़ काम करूँगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती है। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मज़ा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है और जानते हो अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है। करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो, कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी
रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो, कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है। रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है। ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो 1 नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया, मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था। तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं।
बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना। जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है। दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है।